हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th अड्डा कामयाबी का। तो कैसे हैं सभी लोग, जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए, मिलके अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यस, तो बाकी मैं क्लास 9th के बहुत सारे सेशन करा चुकी हूँ। पार्ट 1 दो बैलों की कथा, पार्ट 2 लहासा की और पार्ट 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो जिन जिन बच्चों ने वो सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे लेक्चर्स देख लीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ, हिंदी के जो चैप्टर है ना बेटा, वो रटने के लिए नहीं होते हैं, समझने के लिए होते हैं। आपने एक बार बहुत अच्छे से अगर उन्हें समझ लिया ना, तो कोई परेशानी होने वाली ही नहीं है, समझ लो। क्योंकि क्या है ना कि जो आपके एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर हैं, वो वैसे के वैसे ही आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। जो एग्जामिनर होता है उसको चेंज करके आपके एग्जाम में उसको देता है। तो इसीलिए चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यस, कौन कौन लाइव आ गया है? लाइव आते ही सबसे पहले कमेंट जरूर करना है, सबसे पहले अटेंडेंस जरूर लगानी है। यस, तो जैसे कि आप सभी को बताया कि आपका आरंभ बैच जो कि क्लास 10th के लिए स्टार्ट हुआ है और आपका आगाज बैच जो कि आपके 9th के लिए स्टार्ट हुआ है, उसमें आपको टाइमिंग्स आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। उस टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग आप अपनी क्लासेस अटेंड करिए, जरूर करिए बच्चों लोग। क्योंकि देखो क्या है ना कि स्कूल्स आजकल उस लेवल पर नहीं चल रहे हैं कि हम सोचें कि हमारा सिलेबस बहुत अच्छे से वो लोग कवर करा देंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग अड्डा 24/7 ऑनलाइन स्कूल से जुड़ जाइए और अपने सिलेबस की टेंशन खत्म कर दीजिए। यस, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 प्रेमचंद्र जी के फटे जूते। प्रेमचंद्र जी, ये वही प्रेमचंद्र जी हैं जिन्होंने आपकी पुस्तक का पाठ 1 लिखा है। कौन? दो बैलों की कथा के लेखक, है ना। अब जो ये लेखक हैं, उन्होंने हरिशंकर परसाई जी ने अब प्रेमचंद्र जी के फटे जूते के बारे में ये कहानी लिखी है। यस, तो थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम विशाखा सक्सेना है, मैंने डीएड किया है, बीएड किया है। मुझे 10 ईयर का एक्सपीरियंस है एज ऑफलाइन टीचिंग, और मैंने ऑनलाइन टीचिंग में बहुत सारे बच्चों को एज अ हिंदी टीचर पिछले 3 वर्षों से मेंटर किया है ना। तो मिलकर स्टार्ट करते हैं अपनी हिंदी। कौन कौन आ गया और कौन कौन बच्चा इंटरेस्टेड है मुझसे हिंदी पढ़ने में ना, प्लीज ज़रूर बताइए, ज़रूर बताइए कौन कौन बच्चा इंटरेस्टेड है। यस, तो लेट्स पुट आवर थिंकिंग कैप्स ऑन। दिमाग की बत्ती खोलने का समय आ गया है ना। तो देखो, अगर चाहते हो ना कि ये चैप्टर आज की क्लास में ही आपको बहुत अच्छे से आ जाए, तो क्या करना है? सबसे पहले दिमाग की बत्ती तो भाई खोलनी पड़ेगी। अगर दिमाग के ढक्कन बंद होंगे ना, तो कभी भी कोई भी लेक्चर, चाहे वो स्कूल लेवल का हो, चाहे वो बाकी कॉलेज लेवल का हो, चाहे वो हमारे आम जिंदगी में कोई हमारी सीख हो, हमारे दिमाग में घुस ही नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं। यस, तो जैसे कि आपको पता है कि प्रेमचंद्र जी के फटे जूते, है ना, तो वह किसने लिखा है? वह लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने, ठीक है। तो थोड़ा सा हम हरिशंकर परसाई जी के बारे में जान लेते हैं कि हरिशंकर परसाई जी कौन थे, क्या थे। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। यानी इनका जन्म कब हुआ था? 1922 में हुआ था। मध्य प्रदेश में एक जिला है होशंगाबाद, उसके भी एक गांव जमानी में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया, उन्होंने एमए किया, उसके बाद टीचिंग की। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। स्वतंत्र लेखन करने लगे यानी कि वह अपने जो विचार थे उसको लेखनी में परिवर्तित कर कर लिखने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, यानी जबलपुर से उन्होंने क्या किया, ये जो पत्रिका है वसुधा नामक, है ना, वसुधा पत्रिका बेटा बहुत फेमस है, बहुत सारे बड़े बड़े लेखक इस पत्रिका से जुड़े हुए हैं। निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणीय है, यानी कि
व्यंग लेखन, वह लेखक जो कि व्यंग करते हैं किसी पे। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, है ना। परसाई जी की बहुत सारी कृतियां हैं जिसमें कि फेमस है कि हंसते हैं, रोते हैं, है ना, और दिन फिरे, कहानी संग्रह, मतलब ये सब उनकी बहुत अधिक फेमस जो है चीजें रही हैं। यस। तो सबको मैं मेरी वॉइस क्लियर सुनाई दे रही है? हाँ, तो अगर मेरी वॉइस क्लियर सुनाई दे रही है तो जल्दी से कमेंट कर कर जरूर बताना है, ठीक है। उनका नाम अग्रणीय है। परसाई जी की जो कृतियां हैं उसमें हंसते हैं, रोते हैं, उन जैसे उनके दिन फिरे, कहानी संग्रह, राग नागफनी की कहानी, तत् की खोज, उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, मतलब ये सारे जो उनके हैं लेखनी बहुत मशहूर रही हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतविरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखकों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। यानी कि उन्होंने क्या किया है कि कोई भी चीज देखी, जिसे कहते हैं ना व्यंग कसना, ताना मारना, यानी वो किसी पे भी ताना मारने से नहीं छूटते थे। अब इस पाठ से ही आपको पता चल जाएगा कि प्रेमचंद्र जी के फटे जूते, प्रेमचंद्र जी जो कि स्वयं इतने बड़े लेखक हैं, उन्होंने उन पर भी यह एक व्यंग्यात्मक कहानी प्रस्तुत कर दी, है ना, जो कि उनके सच्चे जीवन से हमारी संबंधित है। तो उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता था, और वो कोई भी व्यंग इस उद्देश्य से नहीं करते थे कि वह किसी की इंसल्ट कर रहे हो, बल्कि वह इस उद्देश्य से करते थे कि इसमें किसी की जो है मतलब एक चेतना उसमें पैदा, तो उन मतलब वे ऐसा एक व्यंग करते थे ताकि लोगों में एक चेतना पैदा हो सके और लोग अपने आप को परिवर्तित कर सके। और जो है उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। यानी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को ही नहीं, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पाखंडों पर भी उन्होंने व्यंग प्रस्तुत किए हैं। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। यानी वे बात को बिल्कुल सरलता से कहते हैं, लेकिन इस तरीके से वह अपनी बात को बल लगाकर प्रस्तुत करते हैं जैसे कि उसकी मारक क्षमता बढ़ जाती है, यानी ऐसा लगता है वे सच में किसी पर बहुत ज्यादा व्यंग कस रहे हैं। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार को अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। यानी उन्होंने जो प्रेमचंद्र जी के फटे जूते के ऊपर जो ये व्यंग्यात्मक कहानी लिखी है, इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है कि उन्होंने उनकी सादगी को दर्शाया है कि वह कितने सादे इंसान थे, और वह दिखावटीपन जो आज की दुनिया में प्रस्तुत है, हर कोई सिर्फ दिखावा कर रहा है, उससे वे कितने अलग थे, है ना। और वह कभी भी कोई अवसर आता था तो वह अपने दिखावटीपना नहीं दिखाते थे। इस बात को व्यंग के माध्यम से दर्शाया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके पाठ की तरफ। प्लीज जो जो ऑनलाइन आ चुका है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद्र जी का एक चित्र मेरे सामने है, यानी हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं कि प्रेमचंद्र जी का एक चित्र है जो कि उनके सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, ठीक है, वो अपनी पत्नी के साथ एक फोटो खिंचवा रहे हैं, वही फोटो जो आपको आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत हो रही है। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, है ना, यानी उनका पूरा स्ट्रक्चर बता रहे हैं। पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं। कौन से जूते हैं? कैनवस के, यानी जैसे कि आप लोग स्कूल में जो शूज पहनते हैं कैनवस के, वाइट शूज, ब्लैक शूज, जिस भी कलर में चलते होंगे, वही जूते प्रेमचंद्र जी ने पहने हैं। जिनके बंद बेतरबी बंदे हैं, है ना, यानी कि उनके जो लेसेस हैं वो बहुत
अजीब से बंधे हुए हैं, है ना, बहुत तरीके से नहीं, बेतरकीब बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पत्थरी निकल जाती है, यानी जो लेसेस होते हैं उसके आगे जो एक पत्ती लगी होती है, अगर हम बहुत लापरवाही से लेसेस को बांधेंगे, ऐसे ही खुला छोड़ देंगे, तो क्या होता है कि जो आगे की जो उसका नुकीला पार्ट होता है वह निकल जाता है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। अब वो इतना बड़ा सा नाड़ा टाइप का हो जाता है तो उसको बहुत मुश्किल होती है डालने में, है ना। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं और जब वो बहुत अच्छे से वो छेद में नहीं जाएगा, प्रॉपर वो नहीं निकलेगा, तो क्या होता है, जैसे तैसे बस लेसेस बांध के इंसान चल देता है। ऐसा ही हाल था प्रेमचंद्र जी के जूते का। दाहिने पांव का जूता ठीक है, वो अपने फोटो में देख रहे हैं कि जो उनका दाहिने पैर का जूता है वो तो ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है। जो उनका बायां जूता है उसमें बहुत बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल रही है। एक तस्वीर और आप देख रहे हैं, जैसे कि अंगूठे के पास से छेद हो जाता है ना, तो ऐसा ही उनके अंगूठे में छेद हो गया है और उसमें से उनका अंगूठा दिख रहा है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई और जैसे उन्होंने उनका अखबार में जो ये फोटो छपा था उसको देखा, उनकी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ उनके फटे जूते की पर अटक गई मतलब रुक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचवाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, है ना। अब यहाँ पर उनके मन की बातें जो कि सभी के अंदर होती है वो निकल कर आ रही हैं, है ना। हमेशा ऐसा होता है, चलो आजकल की बात अलग है, कभी भी सेल्फी ले ली, लेकिन पहले के ज़माने में जब रील वाला कैमरा आता था, फोटो खिंचती थी, तो लोग सोचते थे कि मेरे पास जो अच्छे से अच्छा कपड़ा है हम वही पहने। तो हरिशंकर परसाई जी यही सोचने लगते हैं कि अगर ये ऐसे कपड़ों में फोटो खिंचवा रहे हैं, है ना, तो मतलब और इनके आम पहनने के लिए कैसे कपड़े होंगे। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। तो हरिशंकर परसाई जी उनकी इस बात से ये समझे कि ये जो व्यक्ति है प्रेमचंद जी, इसके पास अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें ये गुण ही नहीं है कि यह कोई अवसर देखकर अपनी पोशाक को बदले। यानी ये इतना सादा इंसान है कि जैसा है वैसा ही नजर आ जाता है, यह जैसा है वैसा ही फोटो खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, तुम्हें क्या मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है ना। उन्हें बता रहे हैं कि भाई मतलब पुरखे हैं उनके, वो मतलब वो बहुत बाद में ये कहानी लिख रहे हैं, तो बड़े लोगों को पुरखे कहा जाता है ना, तो वही कह रहे हैं कि मेरे साहित्य के पुरखे, यानी वह भी साहित्य रचना करते थे, वह भी साहित्य रचना करते, तो इस वजह से वह उन्हें पुरखा कह रहे हैं कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारा ये जूता फट गया है, जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं, है ना, और उंगली बाहर आ गई है, तुम्हें क्या जरा सी भी मतलब अलग नहीं लग रहा है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा और नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती थी। यानी कि तुम्हें इतना करना चाहिए था कि अपना जूता फटा, मतलब कहने का मतलब यह है कि वे ये कह रहे हैं कि तुम्हें अपना जूता फटा हुआ छुपा लेना चाहिए था, उस उंगली को नीचे कर लेना चाहिए था। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है, मैंने एकदम तुम बेपरवाह हो गए हो और बहुत ऐसा लग रहा है जैसे बहुत विश्वास से भरे हो। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, है ना। फोटो वाले कहते हैं ना, बी रेडी, रेडी प्लीज, स्माइल प्लीज। तो यानी जैसा ऐसे कहते हैं, तो एक परंपरा चली आई है कि जैसे ही फोटोग्राफर ने ऐसा कहा, सब लोग अगर सीधा भी खड़े होते हैं तो ऐसे करके मुस्कुरा देते हैं। तो वही उनके कहने के अनुसार कि जब ऐसे कहा होगा तो तुम भी मुस्कुराहट लाए होगे। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होगे। यानी कि जो मुस्कान तुम्हारे चेहरे पे नहीं दिखती है, यानी तुम्हारे पेट में कोई कुआं है, उससे तुम जैसे पानी खींचते ऐसी मुस्कान धीरे धीरे ला रहे होगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफ ने बैक यू कह दिया होगा, है ना। यानी फोटोग्राफ ने क्या कह दिया होगा कि थैंक यू, फोटो खिंच गई। ठीक है, विचित्र है ये अधूरी मुस्कान, यानी उनकी जो अधूरी मुस्कान है, हरिशंकर परसाई जी वहां भी अटक चुके हैं। यह मुस्कान नहीं, उसमें उपवास है, व्यंग है, और यह तुम्हारी मुस्कान नहीं है, यह तो एक तरीके का व्यंग है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहन के फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है।
कि मतलब ये कैसा आदमी है, ये जो तुम्हारी व्यंग मुस्कान है, ये मानो ऐसा कह रही है कि तुम बाकी सब लोगों पर हंस रहे हो। ये कैसी तुम्हारी बात है? फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते। अब वो उनको कह रहे कि अगर तुम्हें फोटो ही खिंचवाना था तो अच्छे से जूते पहन लेते या तुम फोटो ना खिंचवाते। यानी उनको ये बात बहुत आहत की है कि इन्होंने फटे हुए जूते पहनकर फोटो क्यों खिंचवाई है। फोटो ना खिंचवाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए हो। मुझे कहा अच्छा हो सकता है ऐसा कि पत्नी का आग्रह रहा हो कि चलिए एक फोटो खिंचवा लीजिए, और तुम बिना मतलब तैयारी के अच्छा ठीक है क्या कि बैठ के फोटो खिंचवा ली होगी। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजिडी है। लेकिन यह तुम्हारा कोई आम चीज नहीं, तो एक ट्रेजिडी है। ये आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो, तो मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ कि मतलब मैं तुम्हारी स्थिति से बहुत दुखी हूँ कि ऐसी कैसी स्थिति है तुम्हारी कि तुम्हारे पास फोटो खिंचवाने के लिए भी अच्छे जूते नहीं है। जो तुम्हें दर्द होगा मैं उसको महसूस करके जैसे कि मैं रो देना चाहता हूँ। मगर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। लेकिन तुम्हारी आंखों से भी मैं देखता हूँ, मुस्कान से मैं देखता हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम कुछ कह रहे हो, तुम किसी पर व्यंग कर रहे हो, तो मैं चुप हो जाता हूँ। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। ऐसा लगता है प्रेमचंद कि तुम फोटो का महत्व ही नहीं समझते हो। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। अब वो यहां तक आ गए कि लोग दिखावे के लिए क्या करते हैं कि उनके पास वे अपनी वस्तु नहीं भी होती तो किसी से उधारी में मांग लेते हैं। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई देते हैं। वर दिखाई करते हैं यानी वर मतलब दूल्हा दिखा देते हैं। किसी का कोट मांगा और लड़का सजाया और दिखा दिया। और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं और मांग के जो मोटर गाड़ी होती है उससे बारात निकाल लेते हैं। ठीक है। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है कि लाओ अपनी बीवी दे दो। मतलब कितनी हंसी की बात है कि लाओ अपनी बीवी दे दो, मैं अपनी बीवी बनाकर इसको फोटो खिंचवा लूं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते नहीं मांगे गए कि तुम कैसे आदमी हो, तुमसे जूते नहीं मांगे गए। तुम फोटो का शायद महत्व ही नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं। इत्र यानी परफ्यूम। परफ्यूम चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं, जबकि देखो मतलब कोई सेंस नहीं है, परफ्यूम की स्मेल तो नहीं आनी ना फोटो में। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि लोग इतने तैयार होते हैं कि इत्र तक चिपड़ के फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है। जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम, यानी जिस जमाने में तुमने फोटो खिंचवाई थी तो 8 आने की मिल जाती थी यानी 98 की, और 5 रुपए से कम जूते मिल जाते थे। तो क्या तुम नए नहीं ले सकते थे? जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती हैं, है ना। एक जूते पर यानी एक अच्छा जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर हो जाती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी कि तुम्हें भी कोई कमी थी कि तुम एक नई टोपी और जूता नहीं ले पाए। यह बात मुझे अंदर अंदर कसोट रही थी, जितनी आज रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूं, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग परिवर्तक, जाने जाने क्या क्या कहलाते थे कि तुम तो भाई तुम तो पैसे वाले होने चाहिए थे। तुमने युग को परिवर्तित कर दिया, तुम महाकथाकार हो, तुम तो इतना सब कुछ थे, तो भी क्या तुम एक जूता नहीं खरीद पाए? मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। हरिशंकर परसाई जी अपने जूते की बात कहते हैं कि मेरा भी बहुत अच्छा नहीं है। यूं तो ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलने पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है, अंगूठा जमीन से खिसकता है। वो कह रहे मेरा ऊपर से सही दिखता है इसलिए मैं उसमें फोटो खिंचवा सकता हूँ, बस मेरा नीचे से खराब हो चुका है, मेरी उंगली जमीन पर खिसकती है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। ठीक है। यानी कि अगर कंकड़ पत्थर आ गया उससे खून भी निकल जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर गुल्ली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। दोनों के जूतों में फर्क समझ में आया? क्या फर्क है मुझे कमेंट करके बताइए।
जल्दी से बताइए क्या समझ में आया? हरिशंकर परसाई जी के जूते में क्या कमी है और प्रेमचंद्र जी के जूते में क्या प्रॉब्लम है? तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते? पर्दा, वही पर्दा जो आम पर्दा होता है, क्या तुम उसका महत्व नहीं जानते? हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो। मैं ऐसा पहन नहीं सकता, कि मैं तो ऐसा नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाऊंगा, और भाई कम से कम मैं फोटो तो बिल्कुल नहीं खिंचवाऊंगा अगर मैं जूता पहन भी लूं। चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले परस्त कर देती है, लेकिन तुम्हारी जो व्यंग मुस्कान है, जो तुम मुस्कुरा रहे हो धीरे धीरे, यह जैसे कि मेरे हौसले खत्म कर रही है। यह मुझे कसोट रही है, कि जैसे तुम्हारी मुस्कान कुछ कहना चाह रही है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया है? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई है? मतलब वो ऐसे ऐसे मुहावरे उन्हें बताने लगे कि ऐसा क्या हो गया है जो तुम व्यंगबारी मुस्कान दे रहे हो? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते थे? नहीं, मुझे लगता है मादो औरत के कफन की चंद की शराब मालूम मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूं, कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक, मतलब कि सबको ही पता है कि प्रेमचंद्र जी को क्या कहा जाता है, जनता का लेखक कहा जाता है। तो कहते मैं तुम्हारा ये फिर से देखता हूं, कैसे फट गया तुम्हारा ये, बताओ मुझे। क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील चक्कर लगाकर घर लौटते रहे हो, कि ऐसा क्या हुआ है? बहुत चले हो, या फिर किसी का कर्जा भरने के लिए बहुत ज्यादा तुमने पापड़ बेले हैं, ऐसा क्या हुआ है? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है ना? ऐसा तो नहीं होता है। मतलब वह ये सोचने में पड़ गए हैं कि इनका जूता फटा तो फटा कैसे। घिस जाता है लेकिन फटता नहीं है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम, है ना? यानी उसको भी पछतावा हुआ था कि उसका जूता फटा है, तो उसने भी कुछ कहा था। लेकिन तुम्हें पछतावा नहीं है, बल्कि तुम तो एक व्यंग भरी मुस्कान प्रस्तुत कर रहे हो। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके दुख देके दुख उपजत है, तिनको करबो पैर सलाम, है ना? चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, है ना? कि तुम किसी चलती हुई चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज तो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। ये ऐसे तो नहीं फट सकता कि तुम जो हो कहीं आए गए हो, और अगर आए गए भी हो तो वो घिसेगा। ऐसा मालूम होता है कि कोई सख्त चीज को तुमने दे ठोकर मार दिया हो। उसने शायद ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता जो है अजमाया होगा, है ना? तुमने अपना जूता अजमाया होगा। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीले से समझौता भी तो हो जाता। सभी नदियां पहाड़ थोड़ी ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। यानी वो अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ तो तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा करते। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी के को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, है ना? यानी कि नाम और धर्म उसका भी एक जंजीर था, उसको जकड़ रखा था। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं, यानी तुम अपने नाम और धर्म की परवाह नहीं करते हो। तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारा ये पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की उंगली से इशारा करते हो। यानी कि वह ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो जिस चीज से तुम घृणा करते हो, उससे तुम पैर की उंगली से इशारा करते हो, इसलिए तुम्हारी उंगली जूते से निकल गई है। क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूं, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूं, कि मैं सब समझ रहा हूं। प्रेमचंद्र जी उनकी फोटो में देखकर ये सब बात कर रहे हैं वो, और यह मुस्कान भी समझता हूं। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए
चल रहे हैं, यानी कि हम सब पर तुम हंस रहे हो, जो हम दिखावे के मारे अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं। लेकिन तुम दिखावा नहीं कर रहे हो, तुम जो हो जैसा दिखा रहे हो, लेकिन अपने आप को चोट नहीं पहुंचा रहे हो। और उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं, यानी कहने का तात्पर्य यह है, वो जो टीला है वे कठिन परिस्थिति को बताया गया है कि वे कठिन परिस्थिति पे अजमा कर उसको खत्म कर कर आगे बढ़े हैं। और लोग क्या करते हैं, कठिन परिस्थिति से हटकर अपना रास्ता ही बदल देते हैं। यह बात हरिशंकर परसाई जी ने टीले और ठोकर के द्वारा समझाई है। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पांव तो बच रहा है, मैं चलता हूं। मगर तुम उंगली ढकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो, है ना, कि तुम सिर्फ दिखावे के मारे अपने पैर को चोट पहुंचा रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूं, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूं, उंगली का इशारा समझता हूं, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि मैं सब समझता हूं कि ये जो तुम्हारा अंगूठा है ये तुम हम सब पर व्यंग कर रहे हो। तुम जो ये सादा जीवन जीते हो, तुम लोगों को सादा जीवन जीने की राह पर चलाना चाहते हो, और इसी व्यंग के मारे ये व्यंग मुस्कान तुम दिखा रहे हो। तो यह था बेटा प्रेमचंद्र जी के फटे जूते, जिसको देखो थोड़ा टेढ़ा पाठ है, जिसको ना समझ में आया हो प्लीज दोबारा पूछ लेना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। तो प्रेमचंद्र जी के फटे जूते, रिकैप सिर्फ इतना ही कहूंगी कि इसमें दिखावे को ना दिखाकर वह कितना सादगी भरा जीवन जीते थे इसको दिखाया गया है। और शायद वे फोटो में जो उनका फटा जूता है वह हम सबसे ये कह रहा है कि खुद तकलीफ सहन ना करो, जो जैसा है उसको वैसा दिखने दो, लेकिन तकलीफ सहन मत करो, सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करो, कठिन रास्तों पर चलो, कभी भी कठिन चीजों से को दरकिनार करके मत चलो, कठिन रास्तों को तुम ही जो है एक तरीके से उसकी परेशानी दूर कर पाओगे। यस, तो कैसा लगा बच्चों, जल्दी से लाइक जरूर करना। मेरी पढ़ाई हुई हिंदी कैसी लगती है प्लीज सब लोग बताइए। जो टॉपिक और पढ़ना चाहते हैं प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो अड्डा 24/7 क्लास 9th है 10th अड्डा कामयाबी का, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, बहुत बड़ी भूल की है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। प्लीज लाइक द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। तो सभी लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।